नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए साइंस शुरू कर रहे हैं आज से। और अपने चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री का ऑलरेडी एमसीक्यू चल रहा है एईडीओ के लिए ही। 72 के लिए आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो साइंस का सोर्स क्या होना चाहिए। कई सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, तो दो ही सोर्स रखिए, एक घटना चक्र है और दूसरा जो है वो लूसेंट है। इन दोनों को अगर आप सोर्स रखते हैं एईडीओ के लिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा सोर्स रखेंगे उतना कम आप रिवाइज़ कर पाएंगे। पढ़ने से भी ज़्यादा जिन चीज़ को पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसलिए साइंस के लिए पर आप खुद से जब आप करते हैं तो ये दो ही सोर्स रखिएगा। बाकी मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा सभी चैप्टर के, सभी सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के करवाऊंगा मैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे करने में तो ओके। साथ में अपना डेली क्विज़ भी चलता है, शाम के 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में मैं देता हूं, जिसे आप कर सकते हैं। 80 से 90, 100 तक होते कभी कभार क्विज़ होते हैं सब्जेक्ट वाइज, जिन्हें आप क्लिक करके आंसर निकालते हैं और फिर आप अंत में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपको जुड़ना हो तो टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दूंगा। कई सारे बच्चे पीटी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद एईडीओ की ओर ध्यान दिया जाएगा। तो आपको बता दूं, फिर एईडीओ के लिए समय ही नहीं बचेगा, 1.5 महीने का समय बचेगा जिसमें आप कुछ एईडीओ में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही से प्रैक्टिस करें, समय रहते प्रैक्टिस करें, वो ज़रूरी होता है। पहला सवाल देखिए आज का क्या है। ये फिजिक्स का पहला सेट होगा बंधुओं। पहला सवाल देखिए क्या है। बेहद आसान सवाल है, हर किसी को पता होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ही आसान सवाल, सभी को पता होगा, लेकिन उसमें पता नहीं होगा कि उसका कारण क्या है। क्या होता है वो प्रोसेस जिसके कारण से ये नीला होता है। बस आपने रट लिया होगा कि नीला किस कारण से होता है, लेकिन उस दौरान कौन सी घटना घटित होती है जिसके कारण से नीला दिखाई देता है, ये शायद आपको नहीं पता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स इसको कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। दरअसल में होता क्या है, जब प्रकाश गति कर रही है तो उसके रास्ते में अगर छोटे छोटे अणु आ जाते हैं तो उन कणों से टकराने के पश्चात से वो बिखर जाता है, स्कैटरिंग कहा जाता है इसको। इसमें होता क्या है, नीले रंग का जो बिखराव है वो ज़्यादा होता है रेड के तुलना में। इसके कारण से आकाश का कलर जो है दिन में हमें नीला दिखाई देता है, दिन में नीला दिखाई देता है। रात को नीला नहीं दिखाई देता है, दिन में ही नीला दिखाई देता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। वैसे दिल्ली के बाहर दिखता होगा, दिल्ली में तो प्रदूषण के कारण नीला नहीं दिखता। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो आपका घर में सर्किट है उसमें फ्यूज के जो तार होते हैं उसको किस सीक्वेंस में हम लोग जोड़ते हैं, ये पूछा जा रहा है। देखिए क्या है, सीरीज ऑर्डर में, उसके अलावा इन बोथ में, किसी में भी नहीं, पैरेलल ऑर्डर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात श्रेणी क्रम में सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं हम, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। फ्यूज को हमेशा मुख्य धारा मतलब मेन करंट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर जो परिपथ है वो टूट जाए और घर के इक्विपमेंट वगैरह जो है, घर का बिजली वगैरह का जो कनेक्शन है वो जलने से बच जाए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कहा जा रहा है बंधुओं, बार मैग्नेट इसी प्रकार का होता है। इससे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है इनके लाइंस का डायरेक्शन किस प्रकार का होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नॉर्थ टू साउथ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, रैंडम हो सकता है, नो फील्ड लाइन एग्जिस्ट, कोई फील्ड लाइन होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है फील्ड का डायरेक्शन, ये याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए क्लोज लूप, जो हैं ये मिलकर के क्लोज लूप बनाते हैं, क्योंकि इस प्रकार मैग्नेट के अंदर जो हैं वो नॉर्थ से साउथ आते हैं और मैग्नेट के बाहर जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ में जाते हैं, जिसके कारण से एक क्लोज लूप बनता है मैग्नेटिक फील्ड का और इनके डायरेक्शन का। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चौथा सवाल है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है। ट्रांसवर्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, समटाइम ट्रांसवर्स समटाइम लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनको कहा जाता है जिनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये सब, तो है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं क्योंकि माध्यम के कण
तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, पैरेलल में वो कंपन करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मरीचिका, जिसको मिराज कहते हैं, मिराज का मतलब होता है जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं, बनने का मुख्य कारण क्या है? फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल लाया हूँ मैं पहले दूसरे चैप्टर से, इस प्रकार से समझिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से। दरअसल में रेगिस्तान के इलाकों में होते हैं, रेत से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण प्रतीत होता है कि यहाँ पर पानी की धाराएं बह रही है। आपको लगेगा कि यहाँ पर जल स्रोत है, कोई तालाब है क्या, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर रेत होता है, कोई तालाब नहीं होता है। इसी को मिराज कहा जाता है, मारीचिका कहा जाता है। यह एक्चुअल में नहीं होता है, तो ये किसके कारण से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये एक टॉपिक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सारी इसके एप्लीकेशन है। जैसे डायमंड, हीरा जो होता है उसकी चमक भी इसी के कारण से होता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर जो आप पढ़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एप्लीकेशन है, वो इसी का उपयोग होता है उसमें भी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की, एक्स किरणों की, पराबैंगनी किरणों की, माइक्रोवेव की? ये लाइट का, वेव्स का स्पेक्ट्रम है, ये वेव्स का स्पेक्ट्रम है, जिसमें गामा किरणें सबसे ज़्यादा यहाँ पर आती हैं और रेडियो वेव जो हैं वो सबसे अंत में आती हैं। तो गामा किरणों की जो वेदन क्षमता होगा, पेनिट्रेशन पावर जिसको कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और सबसे कम जो है माइक्रोवेव, रेडियो वेव का होता है, इसका आंसर गामा किरणें हो जाएगा। वेदन क्षमता जो है जैसे जैसे गामा किरणों की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे ज़्यादा होती है, और रेडियो वेव की तरफ में बढ़ेंगे तो उनकी वेदन क्षमता कम होती जाती है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। स्पेक्ट्रम को ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम को पढ़ के भी जाना चाहिए। हर साल स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ 1-2 सवाल पूछा जाता है। विद्युत हीटर का तापन अवयव किस धातु का बना होता है? हीटिंग एलिमेंट जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है? तो ऐसे एलिमेंट का बना होगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा तापमान जहाँ पर वो पिघल जाते हैं वो उनका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। टंगस्टन का उपयोग जो है ये विद्युत बल्ब में फिलामेंट के लिए उपयोग किया जाता है, फिलामेंट में किया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, मैजेंटा और पीला। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, हरा, पीला और नीला, जिनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है, कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो हैं इनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। प्रकाश के प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल, हरा और नीला हैं। इन तीनों को मिलाने पर सफ़ेद प्रकाश प्राप्त हो सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की सीमा क्या है जिसको हम सुन सकते हैं? हम इंसान जो हैं जिसको सुन सकते हैं उस श्रव्य की ध्वनि की सीमा पूछी जा रही है। तो 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की सीमा हम सुन सकते हैं। 20 हर्ज से लेकर के इसको 20 के हर्ज भी कहा जाता है, यहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं। इससे कम को अवश्रव्य कहते हैं और पराश्रव्य होता है। 20 हर्ज से कम की ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं, अवश्रव्य कहते हैं, सबसोनिक कहा जाता है। और 20 किलो हर्ज से ज़्यादा को पराश्रव्य कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक की सीमा को हम लोग सुन सकते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो 20 हर्ज से कम को भी सुन सकते हैं, इसलिए भूकंप आने के बारे में उनको पहले जानकारी प्राप्त हो जाती है, ऐसा माना जाता है। कई सारे ऐसे जानवर होते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि संधारित्री कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? कैपेसिटर कहाँ पर लगा होता है? आपके घर में फैन होगा तो उसमें भी कैपेसिटर का उपयोग होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं, जैसे अगर आपने कभी खोल करके देखा होगा रेडियो सेट को, तो उसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। तो पूछा जा रहा है कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? आवेश को संग्रहित करना, ध्यान दीजिएगा, चार्ज को संग्रहित करना, चार्ज को संग्रहित करना, धारा को मापना, मेजरमेंट ऑफ करंट, ये तो एम्पियर मीटर का काम होता है। प्रतिरोध उत्पन्न करना, ये तो रेसिस्टेंस हो गया भाई। अगला है शक्ति को बढ़ाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश को, चार्ज को संग्रह करना, चार्ज को संग्रह करना कैपेसिटर का काम होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष पूछा जा रहा है आपसे। मैंने जब बीपीएससी पीटी के लिए सब एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे इन सब चैप्टरों से, तो मैंने उसमें एक छोटा सा ट्रिक बताया था। दूर जो है ये छोटा शब्द है, ठीक है, तो उत्तल, उत्तल, उत्तल याद रखिएगा लेंस, क्योंकि उत्तल भी छोटा है। निकट जो है, निकट ये तुलनात्मक रूप से 3 शब्द का है, तो अवतल, अवतल, अवतल लेंस, अब कभी नहीं भूलेंगे आप, इसीलिए मैंने करवाया है। अवतल लेंस को याद रखना है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाएगा। लेंस लिखा हुआ है ये भी याद रखिएगा, मिरर लेंस में अंतर को याद रखिएगा, कृपया मिरर में मार के ना आ जाए एग्जाम में, लेंस में मारे, इसका आंसर ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं इनका वेग क्या होता है, तो ध्वनि के वेग के समान होता है, ये हो ही नहीं सकता है। माध्यम पर निर्भर करता है, प्रकाश के वेग के समान होता है, केवल निर्वात में स्थिर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रकाश के वेग के समान, सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। और माना जा रहा है कि किसी भी वस्तु की स्पीड, जो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, कि किसी भी चीज़ की स्पीड जो है लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ऐसा माना जा रहा है। तो इसका आंसर सी है, आइंस्टाइन का थ्योरी था ये। 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है बंधुओं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रिक मोटर पूछा जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसी पर काम करता है। दरअसल में दोनों ओर मैग्नेट लगा रहता है और बीच में जो है कंडक्टर रहता है, इसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत धारा को यांत्रिक गति में बदलती है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम इसको कहते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है, इसी के द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर पहली बार बनाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर की हम लोग बात कर रहे हैं, जनरेटर की बात नहीं कर रहे हैं। जनरेटर और मोटर में डिफरेंस होता है, ये भी याद रखिए। जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वहीं पर मोटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को खपत करेगा। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक 2 छोटे नाभिक में टूट जाता है, क्या कहलाता है भाई। टूट रहा है यहाँ पर, एक बड़ा नाभिक जो है 2 छोटे छोटे जो न्यूक्लियस हैं इनमें टूट रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा। बहुत आसान हो गया ये तो, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन की अभिक्रिया कही जाएगी। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टर और परमाणु बमों में किया जाता है। वहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, नाभिकीय संलयन जहाँ पर जुड़ते हैं, ये प्रक्रिया सन में हो रहा है, सन में यही, सूर्य में यही प्रक्रिया हो रही है। और पृथ्वी पर जो आर्टिफिशियल सन बनाने की बात की जाती है, जैसे भारत भी एक प्रोजेक्ट में शामिल है जो फ्रांस में बन रहा है, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुका है, हाल के दिनों में ही उसको चालू किया जाएगा, पहली टेस्टिंग होगी। तो ये आर्टिफिशियल सन है, इसमें पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन की ही अभिक्रिया को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा टेम्परेचर प्राप्त करना आसान नहीं होता है। इसीलिए एक मशीन बनाया गया जिसको कहा जाता है टोकामक मशीन, टोकामक मशीन कहा जाता है। इसी का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया के लिए, जो पृथ्वी पर ऑलमोस्ट पॉसिबल हो रहा है। और अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो फिर पृथ्वी पर कभी भी एनर्जी की जो कमी है वो महसूस नहीं की जाएगी, क्योंकि हम आसानी से पूरे पृथ्वी को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। अगला है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यक्रम समान हो जाता है। तो -40 डिग्री सी होता है, -40 डिग्री सी होता है। अगर आपको निकालना हो तो बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला होता है, सी बराबर क्या होता है, तो F-32 इंटू 5/9। अब यहाँ पर आप F को C पुट कर दीजिए, C को F पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल करके आ जाता है -40 डिग्री सी, इसका आंसर होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट में 2 आवेशित कण के बीच बल किस नियम से दिया जाता है। बल जो है किस नियम से काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कूलॉम का नियम यहाँ पर काम करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 आवेश के बीच में 2 चार्ज हैं, इनके बीच में पूछा जा रहा है बल कौन सा काम करता है, तो कूलॉम का नियम यहाँ पर लगता है। एक इंद्रधनुष किस घटना का परिणाम है, तो ये अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यह नतीजा होता है रेनबो का बनना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा इस छोटे छोटे चीज़ों को। अगला देखिए क्या है,
अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये हिंदी में टाइपिंग के कारण से इस प्रकार से मिस्टेक हो गया है। 1 एम्पियर जो है किसके बराबर होगा, तो 1 कूलम 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह के बराबर ही होता है। यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह जो होता है उसी के बराबर होता है 1 एम्पियर। एम्पियर के द्वारा हम विद्युत धारा की माप करते हैं कि कितना ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकेंड में जितना प्रवाहित हुआ है उसी को 1 कूलम्ब कह दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ए एंड बी बोथ हो जाएगा। V बराबर आई आर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, जिसको ओम्स का लॉ कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हिंदी के कारण से ये हुआ है। अगला देखिए क्या है, इको लोकेशन का उपयोग करके अंधेरे में कौन सा जीव उड़ता है। तो ये चमगादड़ है जो साउंड निकालता है, फिर साउंड रिफ्लेक्ट होकर के उस तक पहुंचती है और उसके माध्यम से पता लगाता है कि उसके रास्ते में कोई व्यवधान तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है, और इसके कारण से वो उड़ता है। अगर आपने चमगादड़ को उड़ते हुए देखा होगा तो वो एक रास्ते में बहुत बार उड़ता है, एक ही जगह बार बार उड़ेगा, एक ही जगह बार बार उड़ेगा, फिर वो अपना रास्ता चेंज करता है। उसके लिए रास्ता चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चमगादड़ पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जो बाधाओं या शिकार से टकराकर वापस आने पर इको का करके पता लगाते हैं वो एक प्रकार से। तो उनके पास अपना छोटा सा रडार होता है और उनके पास अल्ट्रासोनिक यंत्र होता है जिसके जरिए वो साउंड छोड़ करके पता लगाते हैं किस ओर शिकार है और किस ओर यात्रा करना चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर है। एम्पियर जो है विद्युत धारा की मूल एसआई इकाई है, इसे प्रति सेकंड कूलॉम आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है मानव आंख में वह कौन सा हिस्सा है जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आसान से सवाल से शुरू कर रहे हैं हम लोग, आने वाले में कठिन सवाल पर भी ले जाऊंगा मैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा भाग होता है। तो ये पुतली कहलाती है। पुतली है जो हमारे आँख में कितना प्रकाश आएगा कितना नहीं आएगा उसको यही नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। तो ध्वनि जो है ये इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जिस माध्यम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें इसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कणों के सहारे चलती है। ये कण के टकराने से उत्पन्न होता है, ये खुद ट्रैवल नहीं करती बल्कि कण के कारण टकराने से उत्पन्न होता है ये। तो जिसके कारण से जिस चीज़ की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसमें ध्वनि की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ठोस में हो जाएगा। जैसे 71 बीपीएससी पीटी में इन्होंने पूछा कि निम्न में से किसमें ध्वनि की रफ्तार सबसे ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर स्टील था ऑप्शन में, तो स्टील मारिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। टेम्पररी मैग्नेट हमें बनाना है, अस्थायी चुंबक बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए नरम लोहा का सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल एक विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे लंबी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी, जिसका इंटेंसिटी कम होगा उसी का तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगों की ज़्यादा होंगे। ये अभी मैंने स्पेक्ट्रम समझाया था, गामा तक आएंगे तो यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम मिलेगा आपको, जबकि सबसे जो शुरुआत में है रेडियो वेव के पास जाएंगे तो यहाँ पर माइक्रोवेव जो है इन दोनों का आपको वेवलेंथ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मिलेगा। तो इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम और तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, जो मीटर में से किलोमीटर तक की हो सकती है। तो वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा उन वेव्स का होगा जिनमें इंटेंसिटी कम होता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये जो है इनका पेनिट्रेशन क्षमता भी बहुत कम होता है। गामा किरणों का पेनिट्रेशन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, वो ऊपर के सवाल में ही मैंने आपको करवाया है। त्वरित चालक आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि जब एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण है, उसके मुख्य फोकस पर हम क्या रख रहे हैं, तो वस्तु रख रहे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अवतल दर्पण बनाते कैसे हैं, तो सीधी सी बात है, ये छोटा सा ले लीजिए। ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर F है, यहाँ पर इसका C होगा, रेडियस जिसको कहा जाता है। और F पर अगर आप वस्तु रखेंगे
तो F पर रखने से क्या होगा भाई, वस्तु का जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर बनेगा, तो वो बनेगा इनफाइनाइट पर, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या है भाई, तो यह ध्वनि की तीव्रता का मापक है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। आमीटर की विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आमीटर जो है, एम्पियर मीटर जो है, इसको अगर हमें जोड़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम किस प्रकार से इसको जोड़ेंगे, तो इसको हम श्रृंखला में इन सीरीज सीक्वेंस में हम लोग जोड़ते हैं। सीक्वेंस पढ़ा होगा आपने पैरेलल, और जो ये सीरीज होता है इसमें होता है 2, और इन दोनों को मिलाकर के भी सीरीज बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, तो सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई इकाई पूछा जा रहा है आपसे। 30 नंबर सवाल पे हम लोग आ गए, तो टेस्ला है, इसका बी आंसर हो जाएगा। इस सेट में 80 सवाल है, जिसमें से 30 अभी मैंने करवा दिया। नेक्स्ट सेट में 50 हम लोग करेंगे, जिससे साइंस का, फिजिक्स का पहला हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 4 चैप्टर है मुख्य रूप से। मैग्नेट है, इलेक्ट्रोस्टैट है, उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और साउंड है। ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं। उसके बाद फिजिक्स में हम लोग कुछ और टॉपिक को करेंगे, देन हम लोग केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ अगर इसमें चेंज करना है तो वो भी मुझे बताइएगा। बाइलिंगुअल रखने का मैंने पूरा प्रयास किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।